नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे आज राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जिसमें हमने राजस्थान का विस्तार, सीमा एवं वो देखे हैं स्थिति। तो आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक प्रदेश दो प्रकारों से बांटा गया है। व्यक्तिगत आधार पर एक व्यक्तिगत आधार पर और एक कारणों के आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर व्यक्तिगत आधार पर एक है कारणों के आधार पर, भौगोलिक भौगोलिक कारणों के आधार पर। भौगोलिक कारणों के आधार पर व्यक्तिगत आधार पर कितने सात प्रकार से बांटा गया व्यक्तिगत आधार पर। किसने? प्रो प्रोविंसी मिश्रा ने कितने सात भौतिक प्रदेशों में बांटा गया राजस्थान को, लेकिन व्यक्तिगत आधार पर। लेकिन कारणों के अनुसार राजस्थान को कितने प्रदेशों में बांटा गया? चार प्रदेशों में बांटा गया। अब ये व्यक्तिगत आधार पर सात भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। वो सात प्रदेश कौन से हैं? नहरी प्रदेश हो, अर्ध शुष्क मरुस्थल हो, अरावली प्रदेश, कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, संबल एवं बीड़ प्रदेश, पूर्वी कृषि प्रदेश है। लेकिन ये कारणों के आधार पर बांटा गया, ये है सात भौगोलिक कारणों के आधार पर। ये कौन कौन से हैं? ये है मरुस्थल, मरुस्थल है। फिर अरावली है, मरुस्थल अरावली पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान और हाड़ौती। हाड़ौती ये चार प्रदेशों में बांटा गया। अब हम ये धीरे धीरे लगभग आज की क्लास में ये पढ़ते हैं मरुस्थल, अगली क्लास में अरावली और पूर्वी मैदान ये सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। मरुस्थल मरुस्थल पढ़ने से पहले आपको राजस्थान के थोड़े से मैप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं इस प्रकार से मान लेना राजस्थान है, तो ये मान लेना अरावली प्रदेश है। ये यहाँ पे हाड़ौती है और ये पूरी मैदान है। इस प्रकार से हाड़ौती है, ये मरुस्थल है। मरुस्थल ये अरावली है, ये पूरी मैदान और ये है हाड़ौती। हाड़ौती हाड़ौती 68% कितना क्षेत्रफल पर है? 68% क्षेत्रफल पर है। और जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है कितनी? 40% है। ये अरावली 9% है। यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है 10% है। हाड़ौती है 23% क्षेत्रफल, यहाँ पे 39% जनसंख्या निवास करती है। और या हाड़ौती है 9.6%, यहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है। ये मरुस्थल कितने जिलों में? मरुस्थल मुख्यतः 12 जिलों में। यहाँ पे मिट्टी कौन सी है? रेतीली और बलू मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे जलवायु कौन सी? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क पाई जाती है। अरावली के मुख्यतः कितने? अरावली 13 जिलों में फैली हुई, लेकिन मुख्यतः अगर पूछ लें तो 7 जिलों में। यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय वन्य मिट्टी। और यहाँ पे जलवायु कौन सी? उपाद्र जलवायु है। पूर्वी मैदान जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ कछारी मिट्टी। और ये 10 जिलों में पूर्वी मैदान फैला हुआ है। यहाँ जलवायु कौन सी पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और
हाड़ौती में काली मिट्टी पाई जाती है और ये हाड़ौती भी मुख्यतः 7 जिलों में पाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र 7 जिलों में। यहाँ पे जलवायु कौन सी? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये आज हम पढ़ते हैं मरुस्थल। मरुस्थल, मरुस्थल ये इस प्रकार से मरुस्थल है। लेकिन इसको ये 2 भाग हैं। ये कौन सा मरुस्थल है? ये पूरा मरुस्थल तो 1,75,000 क्षेत्रफल में। ये कितना? 1,75,000 क्षेत्रफल है पूरा मरुस्थल तो। ये 75,000 क्षेत्रफल पर है। इसकी कितना किलोमीटर है? 740 किलोमीटर है। 740 किलोमीटर पे फैला हुआ है ये। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी? औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर है। औसत इसकी ऊंचाई है। और इसका ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। फिर इस मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन से अध्ययन की दृष्टि से? एक है शुष्क मरुस्थल। एक है शुष्क मरुस्थल, ये है शुष्क मरुस्थल। और ये एक तरफ है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये है वो शुष्क मरुस्थल और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। पहले पढ़ते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए शुष्क मरुस्थल में कितने? 0 से 25 डिग्री, 0 से 25 डिग्री सेमी वर्षा होती है यहाँ पे। इसलिए ये शुष्क मरुस्थल है। और क्या? ये 1,00,000 क्षेत्रफल पर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,00,000 क्षेत्रफल है। 1,00,000 क्षेत्रफल पर इसका मरुस्थल का विस्तार है। और ये अर्धशुष्क, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये 75 हजार किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये है। फिर इसको शुष्क मरुस्थल को क्या बोला जाता है? राठी प्रदेश। यहाँ पे एक राठी प्रदेश बोला जाता है। राठी प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ एक राठी प्रजाति गाय पाई जाती है। तो अभी हम पढ़ते हैं इसको शुष्क मरुस्थल को, फिर बाद में पढ़ते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल को। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। जिसे अध्ययन की दृष्टि से ना 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं ऐसे, इस भाग को। यहाँ पे एक दो मैं इसको मिटा देता हूँ इसको। यहाँ पे आप 2 शब्द पढ़े होंगे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप ये मुक्त प्रदेश। और ये है, ये 1 नंबर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और ये दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ऐसा क्षेत्र जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पथरीली मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हमादा कहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यतः हमादा का विस्तार कहाँ है? जैसलमेर, पोखरण, रामगढ़, लोहरदगा, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है किस चीज से बढ़ते हैं?
पवन प्लस मिट्टी, मिट्टी प्लस निषेचन, निषे निषेचन और तब बनता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश सॉरी। तो पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण जमा किया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ जैसलमेर में पाए जाते हैं और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में, जोधपुर में पाए जाते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार, बालू का स्तूप के प्रकार ये कितने 8 से 9 प्रकार के होते हैं। इसमें आपने नाम सुना होगा, एक का नाम सुना होगा बरखान, ये बरखान। दूसरे नंबर पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। एक पैराबोलिक बालू का स्तूप। एक आता है सीप, सीप। एक आता है तारानुमा, तारानुमा बालू का स्तूप। एक आता है सब्र बालू का स्तूप। इस सब्र को कपासी बालू का स्तूप भी कहा जाता है। एक और है 8 8 आता है नेटवर्क बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप, ये बरखान क्या होता है? बरखान होता है, इसको थोड़ी देर मिटा देता हूँ। बरखान होता है, मान लेना आप इधर से आवाज आ रही है और इस प्रकार से डिजाइन बन रही है, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकृति में जो डिजाइन बनती है, ये इस प्रकार से 200 से 300 मीटर होता है ये, ऐसे लंबा। और इसकी ऊंचाई होती है 20 से 30 मीटर ऊंचाई होती है इसकी। ये इस प्रकार से मान लो पवन आ रहे हैं, अब आ रही इस प्रकार से, इसको बोलते हैं बरखान। क्या बोलते हैं? बरखान। जब पवन के द्वारा मिट्टी में निश्चित अर्धचंद्राकार आकृति में निर्मित होता है, इस आकृति को बरखान कहते हैं। बरखान सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में। और जिला पूछ ले तो चूरू जिले में पाए जाते हैं। चूरू जिले में गांव है, गांव का नाम है बोलेरा गांव। कौन सा गांव है? बालेरी गांव में सर्वाधिक। इसकी विशेषता क्या है? बरखान सर्वाधिक गतिशील व स्थानांतरित बालू का स्तूप है, इस कारण मरुस्थल में इसका योगदान ज्यादा है। तो मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए इसका मरुस्थल में योगदान ज्यादा है। इसके बाद बालू का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये तो बरखान के बारे में बताएं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये मान लेना इस प्रकार से आवाज आ रही है, इस प्रकार से ये, इस प्रकार से जो डिजाइन बनती है ना, इस प्रकार से सर्पिलाकार, ऐसे इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जब पवन द्वारा मिट्टी पे निक्षेपण समकोण पर होता है तो निर्मित स्थलाकृति को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं? सर्वाधिक होते हैं ये बीकानेर में, बीकानेर में ये सर्वाधिक होते हैं। इसकी विशेषता क्या है? सर्वाधिक स्तर बालू का स्तूप रहता है, ये सर्वाधिक स्तर रहता है, कहीं इधर से उधर नहीं हिलते हैं बरखान की तरफ। फिर पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की विशेषता क्या है और क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप इसी प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से हवा आ रही है तो ये इस प्रकार से ही होगा, ऐसे, मतलब हवा की दिशा में ही होगा, इस प्रकार से ऐसे होगा।
इस प्रकार से डिज़ाइन से होगा, तो अनुप्रस्थ बालू का या इसको रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। इस प्रकार से पवन आती है। जब मिट्टी के नीचे पवन की दिशा के समान होता है, तो निर्मित स्थलाकृति को अनुदैर्ध्य या रेखा बालू का स्तूप कहते हैं। सर्वाधिक ये कहाँ पे होते हैं? ये सर्वाधिक होते हैं जैसलमेर में। सर्वाधिक होते हैं जैसलमेर में होते हैं। फिर आते हैं पैराबोलिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पैराबोलिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये ये बरखान के विपरीत होते हैं। ये अगर इस प्रकार से आ रही है हवा, तब तो है बरखान, लेकिन इस प्रकार से अगर हवा आ रही है, तो ये पैराबोलिक हो गया। पैराबोलिक बरखान के विपरीत दिशा में। पैराबोलिक बालू का स्तूप बरखान के विपरीत होता है तथा आकृति में पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि इसका विस्तार मरुस्थल के जिलों में मिलता है। फिर बढ़ते हैं सीप। सीप भी इसी प्रकार से होते हैं। मान लेना ये हवा इस तरफ से आ रही है, बरखान की तरह ही होता है ये सीप भी, लेकिन जब इस तरफ से आ रही तो हवाओं ने ऐसे रुख बदल लिया अपना, इस प्रकार मतलब ये बरखान या पैराबोलिक होती है, तो इस प्रकार से ये तो कम हो जाता है और ये बढ़ जाता है, यानी एक भुजा आगे बढ़नी। जब बरखान के निर्माण के समय पवन की दिशाओं में परिवर्तन होता है, तब बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिससे निर्मित स्थलाकृतिक सिप बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये है इसकी विशेषताएँ। अब बढ़ते हैं तारानुमा। तारानुमा, तारानुमा क्या होते हैं? तारानुमा स्टार, ये मान लेना आप स्टार। कभी मान लेना हवा इधर से आई, कभी इधर से आई, कभी इधर से आई, कभी इधर से आई और कभी इधर से आई, यानी स्टार बनता है। स्टार बनता है 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाले स्थलाकृति तारानुमा कहलाते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? अनियमित हवाओं के कारण, यानी हवाओं का कोई दिशा वगैरह नहीं होती है, तब होता है। अनियमित हवाओं के कारण बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ होते हैं? सर्वाधिक ये भी जैसलमेर में होते हैं। जैसलमेर में होते हैं। और कहाँ होते हैं? सूरतगढ़ में होते हैं। और कहाँ होते हैं? बीकानेर में होते हैं। बीकानेर में होते हैं। सब्र ये क्या होता है? मान लेना ये इस प्रकार से घास है, ये घास है। ज़ाहिर-सी बात है घास होती है और घास के पास में जो ज़मीन इकट्ठा होती है उसको सब मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालू का स्तूप को तब ये बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है। इन बालू का स्तूपों को नींव नीव खा भी कहा जाता है, नीव खा। आपने कहीं फिर ये नेटवर्क बालू का स्तूप क्या होता है? 8वाँ नेटवर्क इस प्रकार से होते हैं, नेटवर्क मान लेना ये इस प्रकार से एक और ये किसी और प्रकार से इस प्रकार मतलब एक-दूसरे से जो दोनों के टीले होते हैं ना, वो एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनको नेटवर्क बालू का स्तूप एक-दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। ये सर्वाधिक कहाँ होते हैं? जैसलमेर में होते हैं, बीकानेर, जोधपुर में ये होते हैं। अब बढ़ते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। मैंने आपको बताया था 2 पार्ट, एक तो अर्ध शुष्क मरुस्थल, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अभी बढ़ते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, मरुस्थल। इसे क्या कहा जाता है? बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है, बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है।
बागड़। इसकी शुष्क मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसमें 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मैंने ये आपको आगे बताया ही था। इसे अध्ययन की दृष्टि से कितने 4 भागों में बाँट सकते हैं? 1, 2, 3, 4। कौन-कौन से भाग हैं? एक देख लेते हैं, लूनी नदी। लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। एक और कौन से होते हैं? नागोरी उच्चभूमि, नागोरी उच्चभूमि। एक है शेखावाटी, शेखावाटी, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। एक है घग्गर नदी, घग्गर घग्गर बेसिन, ये घग्गर बेसिन। पहले पढ़ते हैं नागोरी, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन पढ़ते हैं तो वहाँ पे 2-3 शब्द हैं। रन, निहर। ये लूनी बेसिन में जालोर जिले में स्थित है। इस बेसिन में लवणीयता पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, लवणीय पदार्थ बालोतरा, बाड़मेर में भी पाए जाते हैं। फिर पढ़ते हैं नागोरी उच्चभूमि, नागोरी उच्चभूमि, नागोरी उच्चभूमि। ये नागोरी उच्चभूमि कहाँ पे? नागोरी उच्चभूमि का विस्तार है नागौर, डीडवाना, अजमेर। कुचामन आंशिक रूप से अजमेर में होता है। कुचामन ये भी साथ में होते हैं। यहाँ पे विशेषता क्या है? यहाँ पे विशेषता है कुबड़ा, कुबड़, कुबड़ यहाँ इसका एक और यहाँ पे नाम होता है बाका पट्टी, बाका पट्टी या कुबड़ा। ये नागौर व अजमेर के मध्य में स्थित है, जो जहाँ अधिक फ्लोराइड पाया जाता है, जिस कारण यहाँ फ्लोरोसिस बीमारी देखी जाती है। यहाँ के लोगों में हड्डियों का कमजोर व टेढ़ा होना, गर्दन के पास से हड्डी का कुबड़ जैसा होना, यहाँ लवणीयता अधिक पाए जाते हैं। लवणीयता खारे पानी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं शेखावाटी अंधप्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी, शेखावाटी। शेखावाटी में 2-3 शब्द हैं। क्या है? एक तो नाम है जोहड़, जोहड़। जोहड़, जोड़, ये एक शब्द है। एक और दूसरा शब्द है तोरावाटी, जोहड़, जोहड़, तोरावाटी, शेखावाटी थी। और एक और है सर, एक और है बीड़, बीड़। जोहड़ क्या होता है? शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुओं को जोड़ कहा जाता है। तोरावाटी, तोरावाटी, अब ये तोरावाटी क्या है? तोरावाटी कातली नदी के अपवास क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, जिसका विस्तार सीकर, झुंझुनू एवं नीमका थाना में। सर क्या होता है? सर होता है शेखावाटी क्षेत्र में मानसून में बनने वाले तालाब को सर कहा जाता है। बीड़ क्या होता है? शेखावाटी क्षेत्र में सारागाह भूमियों को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। अब बढ़ते हैं घग्गर बेसिन,
घग्गर बेसिन पड़ते हैं। ये बेसिन श्री गंगानगर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। यहाँ पे विशेषताएँ, यहाँ एक शब्द है नाली, नाली पाट, काठी व बग्गी, ये 2 शब्द हैं। नाली या पाट क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी को नाली या पाट कहते हैं। काठी या बग्गी क्या कहा जाता है? घग्गर नदी बेसिन की चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी को काठी या बाग कहा जाता है। उत वहाँ यहाँ पे फसल क्या होती है? फसल होती है, उत्पादन फसल होती है गेहूँ, गेहूँ क्या और होते हैं चावल, चावल और होते हैं यहाँ पे कपास, एक और होता है गन्ना, ये होता है। तो ये मरुस्थल लगभग पढ़ लिया है। अब मरुस्थल के कुछ शब्द है महत्वपूर्ण। मरुस्थल के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पे अस्थायी जिलों को क्या कहा जाता है? पलाया। ये अस्थायी जिले होती हैं। एक और यहाँ पे होती है खड़ीन। पलाया और खड़ीन क्या होती है? ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जिलों को कहा जाता है। मरुस्थल में पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन खड़ीन जिले सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है, खड़ीन और पलाया। यहाँ पे एक शब्द होता है और रन और टाट। मरुस्थल में लवणीय दलदल एवं अनउपजाऊ भूमि व जिलों को रन व टाट कहा जाता है। फिर एक यहाँ पे मरुस्थल में होती है जलपट्टियाँ लाठी सीरीज। लाठी सीरीज इस प्रकार से लाठी सीरीज है ये कहाँ से कहाँ तक है? ये पोखरण पोखरण से कहाँ मोहनगढ़ तक। पोखरण से मोहनगढ़ तक ये कितनी लंबी है? 60 किलोमीटर है। यहाँ पे एक घास होती है जिसका नाम है सेवण घास। सेवण घास होती है और यहाँ पे एक पक्षी उसका नाम क्या है? गोडावन। गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी एक और जलपट्टी खोदी गई जो बैतूल से बैतूल ये बैतूल से सासोर तक खोदी गई है। सासोर तक। एक और यहाँ जैसलमेर में एक और है उसको अक्कलगढ़ अक्कलवट फोर्सेस पार्क। क्या नाम है?
अक्कलवुड प्रोसेस पार्क है। यहाँ पे क्या है अक्कल प्रोसेस पार्क में यहाँ पे एक बड़ी-सी लकड़ी रखी गई है। स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान है, कहाँ पे ये? ये जैसलमेर में है। इस प्रकार से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं जैसलमेर में। यहाँ पे एक लकड़ी रखी गई, उसका जीवाश्म निर्माण काल जुरासिक काल 18 करोड़ यानी 18 18 करोड़ के को यहाँ 180 मिलियन वर्ष पूर्व की लकड़ी है। पूर्व की लकड़ी है। लकड़ी के जीवाश्म भारत या राजस्थान के प्राचीनतम है। एक और यहाँ पे शब्द है पाप पाप होल्डर। अमीनी के द्वारा जमा किए गए बेडफोर्ड पत्र तथा आरिफ असाद को वर्ल्ड वेल कहा जाता है। निर्माण काल है। और यहाँ पे एक शब्द है नकलिस्तान। मरुस्थल में जहाँ बेसिन पाए जाते हैं वहाँ वनस्पति उत्पादन हो जाए, इसे नकलिस्तान या मरु उद्यान कहते हैं। उदाहरण का है कोलायत झील है बीकानेर में, गजनेर है बीकानेर में, और गड़ीसर है। गड़ीसर कहाँ है? गड़ीसर जैसलमेर में। एक और शब्द होता है बालसन। ये बालसन शब्द क्या है? मरुस्थल में पहाड़ियों द्वारा घिरे हुए या मध्यम के भूभाग को बालसन कहा जाता है। उदाहरण कौन सा है? यानी दो ये इस प्रकार से पहाड़ी इनके बीच में जो पानी इकट्ठा होगा उसको क्या कहेंगे? बालसन। इसका उदाहरण कौन सा है? उसका इसका उदाहरण है सांबर झील। फिर एक शब्द है दोहरे और दरियन। दोहरे और दरियन। लहरदार बालू का स्तूप को दोहरे कहते हैं। दोहरे लहरदार इस प्रकार से होते हैं, इसको क्या कहते हैं? दोहरे। स्थानांतरित व गतिशील बालू का स्तूप को दरियन कहा जाता है। ये दोहरे दरियन। ये कहाँ पे होते हैं? सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। एक और यहाँ पे एक सांप होता है पीवड़ा। पीवड़ा के बारे में क्या? ये बहुत ही विषैला सांप है। ये एक सांप की प्रजाति है। बहुत ही विषैला सांप होता है। इसका रंग कैसा होता है? पीला है, इसीलिए पीवड़ा रखा क्या है? पीला इसका रंग है। और ये कहते हैं ये आदमी को डसता नहीं। जब आदमी ऐसे सो जाता है तो इसकी ऐसे मुँह पर ऐसे रखते हैं, अपने विषैले पदार्थ छोड़ते हैं और आदमी की साँस ले लेते हैं। इस प्रकार से इसके बारे में कहा जाता है। मरुस्थल का मार्स। मरुस्थल का मार्स। मरुस्थल का मार्स ये क्या होता है? मरुस्थल या स्थानांतरित गतिशील होना मरुस्थल का मार्स कहलाता है। इसकी दिशा क्या है? दिशा है दिशा है दक्षिण पूर्व से पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर ये इसकी दिशा है। थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत में सर्वाधिक कितने राज्यों में मरुस्थल है? तो ये 4 राज्य। 4 राज्य कौन से हैं? एक राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात इस प्रकार से है। ये पर्यटनों को भी आकर्षित करता है। नवीन ऊर्जा, खनिज संसाधन, सैन्य प्रशिक्षण, जैविक नमक उत्पादन ये सब करते हैं। नवीनकरण। नवीनकरण में ऊर्जा राजस्थान उत्तरी पश्चिमी भाग में नवीनकरण ऊर्जा की संभावना सर्वाधिक और सौर ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा ये होते हैं नवीनकरण में। फिर खनिज।
खनिज में क्या होते हैं? राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भाग में जीवाश्म खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे ये खनिज होते हैं? सर्वाधिक ये सब बाड़मेर में निकल रहे हैं, बाड़मेर में है। फिर परमाणु परीक्षण स्थली, परमाणु परीक्षण स्थली, पोखरण को भारत की परमाणु परीक्षण स्थली कहा जाता है। फिर सैन्य प्रशिक्षण स्थली, सैन्य प्रशिक्षण स्थली, सैन्य प्रशिक्षण स्थली, सैन्य प्रशिक्षण स्थली। यहाँ पे 2 फायरिंग रेंज जिसका नाम क्या है? एक का नाम सन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है? ये जैसलमेर में, जैसलमेर में ये एक है महाजन फील्ड फायरिंग, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये कहाँ है? ये बीकानेर में, ये बीकानेर में। यहाँ पे और होता है पशु संपदा, पशु और क्या होता है? नमक संपदा और होता है पर्यटन, पर्यटन। पशु संपदा में क्या है? राजस्थान और मरुस्थल क्षेत्र में पशुधन अधिक पाए जाते हैं। प्रमुख जिले कौन से? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर ये हैं, जिसमें बकरी वगैरह ये सब होती है, बकरी, भेड़ वगैरह ये सब ये पशु में आते हैं। गाय वगैरह भी ये भी होती हैं। नमक संपदा, मरुस्थल में नमक अधिक उत्पादन होता है। यहाँ खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। कौन से? उच्च गुणवत्ता वाली सांभर, डीडवाना, सांभर, उपसमुद्रा हो ये सब। पर्यटन पश्चिमी संस्कृति पर्यटन को आकर्षक करती है। बीकानेर में ऊँट महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव और बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। जैविक विविधता अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल जैविक विविधता अधिक है। तो आज की क्लास में हमने मरुस्थल पढ़ लिया है, अगली क्लास में पढ़ेंगे अरावली पढ़ेंगे। तो क्लास कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपके बहन भाई को एसएससी जीडी 2026 जिसका एग्जाम दिया, जिसका भी फिजिकल होगा, उसके लिए भी आप फिजिकल की किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो उत्तमाराम इंगलाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसएससी 2027 के लिए। जय हिंद, जय भारत।